अपने सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 1 है, जो है वास्तविक संख्या निकाय। या इसे हम कहेंगे रियल नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए दो हमारे पास अप्रोचेस जो हैं वो अप्लाई की गई। दो मेथड थे। पहला मेथड था परंपरागत मेथड, और दूसरा मेथड था इसमें हमारे पास अभिग्रहीतीय मेथड। या ये कहते हैं कि हमारे पास जेनेटिक मेथड और एक्सोमेट्रिक मेथड। जो जेनेटिक मेथड है वो नॉर्मल कंडीशन इस प्रकार से ली गई कि एक प्राकृत संख्या को परिभाषित किया गया, पहले प्राकृत संख्या का विस्तार किया गया, और प्राकृत संख्या का विस्तार करके पहले पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक संख्याएं, फिर परिमेय संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं और फिर वास्तविक संख्याओं को बताया गया। उसमें सबसे पहले प्राकृत संख्याओं को लिया गया। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 गिनती हमारे पास। उसके बाद में उससे पूर्ण संख्याओं को परिभाषित किया कि जो हमारे पास होल नंबर हैं, होल नंबर 0 से शुरू होता है। होल नंबर के बाद में उसमें यह डिफाइन किया गया कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाए उसको इंटीजर पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद में p/q रूप में व्यक्त कर सकें तो उन्हें परिमेय संख्याएं, जहां p और q सापेक्ष अभाज्य हों और उस स्थिति में पूर्णांक संख्याएं ली जाएं। और फिर अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं को परिभाषित करना। और एक विधि थी अभिग्रहीतीय विधि। हम इसमें अभिग्रहीतीय विधि के बारे में ही पढ़ेंगे मोस्टली। इसके अंदर कुछ एक्सियम्स लिए गए, कुछ अभिग्रहित लिए गए। एक्सियम्स या अभिग्रहित का मतलब क्या है? हमारे पास हम कोई सर्वसत्य कथन को लेके चलते हैं और उसके बाद में उस सर्वसत्य कथन की सहायता से हम उसको आगे प्रूफ करें, आगे कोई और हमारे पास नियम या रूल या संख्याओं को हम कैलकुलेट करें, तो उसे हम अभिग्रहीतीय विधि कहते हैं। यहाँ सर्वसत्य कथन हमारे पास, जैसे हमें पता है कि सन जो है वो हमेशा पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है। अब सूरज उगता है, वो पूर्व में उगता है, दिशा अपने आप व्यक्त हो गई उसमें। वो सर्वसत्य कथन है, हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन वो मान के चल रहे हैं कि वो पूर्व दिशा में ही उगता है। तो उसी प्रकार से कुछ कथन ऐसे हैं जो कि एक्सियम्स कहलाएंगे, जिनको हम सर्वसत्य मान के चलेंगे और उन नियमों का उपयोग करके बाकी की कंडीशंस अप्लाई करते हुए हम संख्याओं को ज्ञात करेंगे। इसे अभिग्रहीतीय विधि कहा जाएगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्राकृत संख्याओं को परिभाषित किया। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नॉर्मली हम इसे n से व्यक्त करते हैं और इसमें हम संख्याएं लिखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक मैथमेटिशियन है पिनो, जिसे पिनो अभिग्रहित कहते हैं। पिनो ने अपनी कंडीशन दी थी, जिसके अनुसार पिनो अभिग्रहित या पिनोज एक्सियम्स कहते हैं, जो 1899 में जर्मन मैथमेटिशियन है जीन पिनो, जिसने नेचुरल नंबर को सबसे पहले डिफाइन किया। इस नेचुरल नंबर को किस प्रकार से डिफाइन किया? इसमें पहला पार्ट तो ये लिखा उसने कि जो हमारे पास एक है वो प्राकृत संख्या है। एक जो है वो n का एलिमेंट है। इसका मतलब n जो है वो कभी भी खाली नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, उसमें एक जो है वो विद्यमान होगा। पहली कंडीशन वो लेके चला। दूसरी कंडीशन उसमें ये ली
कि अगर n नेचुरल नंबर है तो n प्लस भी हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। n प्लस का मतलब है इसके अंदर उससे एक आगे का मान। अगर 2 प्लस लगा दूं तो 2 प्लस का मतलब हो जाएगा 3, 3 प्लस लगा दें तो 4, 4 प्लस का मतलब 5। इस प्लस को मोस्टली प्रवृत्ति कहते हैं। बड़ी छोटी सी क्लास में आपने प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा हुआ है। प्रवृत्ति या फिर इसको सक्सेसर एलिमेंट कहते हैं। प्रवृत्ति छठी क्लास में टॉपिक है, 5वीं में भी टॉपिक है ये। किसी संख्या के लिए प्रवृत्ति को परिभाषित किया जाता है। तो प्रवृत्ति यानी प्रत्येक अवयव का प्रवृत्ति उसमें विद्यमान होगा। और यहां प्रवृत्ति का मतलब यही होगा हमारे पास, जैसे 2 प्लस है वो 3 होगा, 3 प्लस है वो 4 होगा। अगर 3 प्लस प्लस आ जाए तो इसका मतलब 5 है। 2 सक्सेसर एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर कोई प्राकृत संख्या है तो एक प्राकृत संख्या होगी, एक उसमें विद्यमान होगा, और दूसरा उसमें अगर n प्राकृत संख्या है तो n का सक्सेसर यानी उससे जस्ट नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो नेचुरल नंबर में विद्यमान होती है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन ये ली कि ऐसा कोई एलिमेंट n जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं है जिसका सक्सेसर 1 बनता है। इसका मतलब n नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी विद्यमान नहीं होगा जिसका परवर्त जो है वो 1 आए, यानी 1 से छोटा कोई अवयव नहीं होगा, 1 से पहले कोई भी अवयव स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद में हमारे पास एक कंडीशन ये ली गई कि अगर 2 संख्याओं के परवर्त बराबर हैं तो इसका मतलब वो दोनों संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। ये 4 कंडीशंस उसने दी जिसके अनुसार प्राकृत संख्याओं को परिभाषित किया गया। पहली कंडीशन, एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या में अवयव विद्यमान है, खाली नहीं है। दूसरा, कोई भी अवयव अगर प्राकृत संख्या है तो उसका परवर्त उसमें विद्यमान होगा, जिसे n प्लस से व्यक्त करेंगे। तीसरा, अगर कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है जिसका परवर्त 1 आए, अर्थात 1 से पहले कोई संख्या विद्यमान नहीं हो सकती। चौथा, उसमें कंडीशन की m प्लस और n प्लस अगर बराबर हैं तो m और n भी बराबर होंगे। यदि किन्हीं 2 संख्याओं के परवर्त बराबर हैं तो वो दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी। इस तरह के समुच्चय को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि इन नियमों का पालन करने वाले जो भी हमारे पास संख्याएं होंगी उनको हम प्राकृत संख्याएं कहेंगे। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास, देखो, वास्तविक संख्याओं को परिभाषित किया गया। वास्तविक संख्याएं, इसमें यह माना गया कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र जो होता है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र को के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई भी समुच्चय पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, इसको बारी बारी से हम टॉपिक वाइज समझेंगे। तो अगर कोई भी समुच्चय पूर्णता की कंडीशन को, क्रमित की कंडीशन को और क्षेत्र की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहेंगे। और अगर कोई समुच्चय पूर्ण क्रमित क्षेत्र है तो वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं को परिभाषित इसी रूप में किया गया अभिग्रहीतीय विधि में। अब हमारे पास इसमें कुल मिला के 4 एक्सियम्स या 4 अभिग्रहित हैं जिनसे ये वास्तविक संख्याएं परिभाषित की जाएंगी। जिसमें पहला एक्सियम है प्रसार अभिग्रहित, जिसे एक्सटेंड एक्सियम। दूसरा इसमें क्षेत्र अभिग्रहित। क्षेत्र अभिग्रहित के बारे में पढ़ा हुआ है हमने, रिंग थ्योरी जो बुक एक कोई है हमारे सिलेबस में, फर्स्ट पेपर हमने उसी का किया था। उसके अंदर क्षेत्र के बारे में बड़ी डिटेल में हमने पढ़ी हुई है, उसी को दोबारा दोहराना है थोड़ा बहुत। उसके बाद में क्रमित अभिग्रहित,
क्रम अभिग्रहित। ऑर्डर एक्सियम। और एक है हमारे पास पूर्णता अभिग्रहित, जिसको कंप्लीटनेस एक्सियम कहेंगे। ये हमारे पास 4 अभिग्रहित हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर ये चारों अभिग्रहित किसी समुच्चय में लागू होते हैं तो उसे पूर्ण क्रमित क्षेत्र कहेंगे, और अगर वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र होगा तो वास्तविक संख्याएं होंगी। हमें इन चारों के बारे में 1 बाय 1 पूरे डिटेल में पार्ट करना है। प्रसार क्षेत्र तो जो प्रसार अभिग्रहित है वो सिंपल सा पार्ट है। अगर किसी समुच्चय का हम प्रसार कर सकते हो, या ये कह दें कि आर में कम से कम 2 भिन्न भिन्न अवयवों, यानी आर का विस्तार किया जा सकता हो, आर में अलग अलग एलिमेंट्स विद्यमान हो, तो उसे प्रसार अभिग्रहित कहते हैं। बस उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। मेन हमारे पास ये 3 टॉपिक हैं जो हम इसमें लेके चलेंगे। तो प्रसार अभिग्रहित क्या कहता है भी, अगर एक समुच्चय ऐसा है जिसमें कम से कम 2 अवयव विद्यमान है तो उसे प्रसार अभिग्रहित कहते हैं। अगर 2 अवयव विद्यमान होंगे कम से कम, प्रसार अभिग्रहित को संतुष्ट करता है। अगर 2 अवयव विद्यमान नहीं है, 2 से कम विद्यमान है, तो वो प्रसार अभिग्रहित में नहीं शामिल होगा। मेन टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है क्षेत्र अभिग्रहित। फील्ड एक्सियम। जैसा कि हम पहले ही फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, एक समुच्चय F, इसके अंदर 2 संक्रियाएं ऑपरेशंस प्लस एन इंटू कुछ इस प्रकार से डिफाइंड हो कि F प्लस आबेली ग्रुप हो। आबेली ग्रुप का मतलब F11 था, F प्लस में साचर्य था, एसोसिएटिव, इसका अर्थ था ए, बी और सी। अगर 3 एलिमेंट्स हम लेके चलें तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाए तो उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास इसमें, एफ प्लस में तत्समक आइडेंटिटी। हमें पता है कि ए में कोई एलिमेंट 0 ऐड करने पर वो ए के इक्वल, या 0 में ए ऐड करने पर ए के इक्वल आता है, तो 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। शून्य अवयव योज्य तत्समक कहते हैं इसको। F13 प्रतिलोमी इनवर्स, यानी ए में बी ऐड करने पर अगर आइडेंटिटी, या बी में ए ऐड करने पर आइडेंटिटी बन जाए तो बी को ए का योज्य प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिलोमी अवयव कहते हैं। माइनस ए से व्यक्त करते हैं, वो ऑपरेशन जो होता है उसके अनुसार लेके चलते हैं। हम पहले भी कर चुके हैं कि प्लस और इंटू केवल हम नोटेशन दे रहे हैं, वास्तव में कौन सी संक्रिया है वो उस सेट पर या उस क्वेश्चन में डिफाइन करेगा। F14 F प्लस में क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव, इसका मतलब है कि a प्लस बी और b प्लस ए अगर इक्वल आए तो F प्लस को आबेली ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास जो कंडीशन आती है F2 में, वो हमारे पास है F और इनटू के लिए भी ये आबेली ग्रुप होना जरूरी है। आबेलियन ग्रुप F इनटू के लिए भी, क्योंकि क्षेत्र में हमने ये पढ़ा था एक कोई भी ग्रुप वलय जो है वो क्षेत्र कहलाता है यदि उसमें गुणन तत्समक और प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो। अगर प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणन प्रतिलोम और गुणन तत्समक विद्यमान होगा तो आबेली ग्रुप बन जाएगा इसके लिए भी, और क्रम विनिमय होना चाहिए। गुणन के लिए ही क्रम विनिमयता का नियम था।
अर्थात क्षेत्र के लिए F गुणा B एक आबेली ग्रुप बनना चाहिए। आबेली ग्रुप का मतलब ये सारी कंडीशंस इनटू के लिए भी अप्लाई हो जाएंगी, जिसमें हमारे पास एसोसिएटिव भी आ जाएगा, आइडेंटिटी भी आ जाएगा, इनवर्स भी आ जाएगा और कम्यूटेटिव आ जाएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, प्लस साइन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, इनटू का उपयोग होगा। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी इसमें, F21 F इंटू एसोसिएटिव अर्थात A इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू सी के इक्वल आ जाए। सेकंड कंडीशन F इंटू के लिए इन आइडेंटिटी का मतलब A इंटू ई इक्वल्स टू ई इंटू ए। अगर रियल में मल्टीप्लिकेशन है तो ई की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह कोई और ऑपरेशन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी डिफाइंड हो जाएगी। उसके बाद में F23 इनवर्स, सेम कंडीशन A इंटू बी इक्वल्स टू ई इज इक्वल टू बी इंटू ए के इक्वल आ जाए तो उसे B को A का इनवर्स कहेंगे। यहाँ A कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, A 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इस केस में 0 के अलावा बाकी सभी अवयवों के लिए गुणन प्रतिलोम होना चाहिए। और उसके बाद में हमारे पास जो आता है F24 F इंटू के लिए कम्यूटेटिव का मतलब है A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन बचती है F3 F प्लस और इंटू के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब था बंटनता के अनुसार A इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी के इक्वल आता हो। अगर ये सभी कंडीशंस हमने 4 और 4 8 और 1 9 9 कंडीशंस को अगर कोई समुच्चय अप्लाई करता है तो उसे क्षेत्र अभिग्रहित कहेंगे, और उस कंडीशन में वो समुच्चय जो है वो क्षेत्र कहलाता है। प्रसार अभिग्रहित के अनुसार कम से कम 2 अवयव विद्यमान होने चाहिए। क्षेत्र अभिग्रहित के अनुसार उसमें ये 9 नियम लागू होने चाहिए, तब वो क्षेत्र कहलाएगा। इस क्षेत्र पर आधारित कुछ प्रमेय हैं जिनका हम उपयोग करेंगे अभी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वही थ्योरम रिपीट करेंगे वल्ले के अंदर। क्षेत्र पर आधारित कुछ प्रमेय करने जा रहे हैं हम। एक क्षेत्र में आधारित कुछ प्रमेय में सबसे पहले लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एडिशन के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन अगर A B और X जो है वो F के एलिमेंट्स हैं और X प्लस A X प्लस B के इक्वल दिया हुआ है। हमें पता है कि X F का एलिमेंट है और X अगर F का एलिमेंट है तो माइनस X भी F का एलिमेंट होगा। योज्य प्रतिलोम उसमें विद्यमान है, इसके कारण योज्य प्रतिलोम की कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ माइनस X को अगर ऐड कर दें, X प्लस A इक्वल्स टू माइनस X प्लस B, साचर्यता नियम लागू होगी, अर्थात माइनस X प्लस A इक्वल्स टू माइनस X प्लस B। माइनस X प्लस X 0 बन जाएगा, 0 प्लस A इज इक्वल टू 0 प्लस B, और 0 प्लस A के इक्वल और 0 प्लस B के इक्वल। यहाँ पे हमने साचर्यता नियम लगाया है। ये हमारे पास तत्समक है, योज्य तत्समक की कंडीशन। A बराबर B हमें सिद्ध करना था, वो हो गया। B पार्ट आप खुद प्रूव कर लेना। इसमें सेम कंडीशन से है, A प्लस एक्स इक्वल्स टू बी प्लस एक्स है, माइनस एक्स ऐड करके x से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू b, जो लेफ्ट कैंसलेशन और राइट कैंसलेशन लॉ को प्रूव करेगा। नियम का पालन करते हैं। अगर गुणन संक्रिया के लिए निरसन नियम का पालन करते हैं तो हमें यह दिया हुआ है कि x 0 के बराबर नहीं है। सबसे पहले x अगर f का अवयव है और x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब x इनवर्स जो है वो f का अवयव जरूर बनेगा।
इन्वर्स उसमें विद्यमान होगा। और एक्स ए अगर एक्स बी के बराबर है तो एक्स इनवर्स ऑफ एक्स ए बराबर होगा एक्स इनवर्स ऑफ एक्स बी के। एक्स इनवर्स इंटू एक्स इज ए बराबर होगा एक्स इनवर्स ऑफ एक्स इंटू बी के। साचर्यता नियम, गुणन साचर्यता कह सकते हैं इसको हम। 1 इंटू ए इक्वल्स टू 1 इंटू बी। तत्समक और प्रतिलोमी की जो कंडीशन थी उसके अनुसार 1 इंटू ए के इक्वल और ये बी के इक्वल आ रहा है, अर्थात निरसन नियम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई होता है। सिमिलर मेथड से आप राइट कैंसलेशन लॉ के लिए और अप्लाई कर देना इसको।